नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर्स क्यूज 14 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। देखते हैं आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस क्या क्या है। मैं क्वेश्चंस पढ़ते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा और बाद में हम आंसर्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे। राइट। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द पीएम किसान स्कीम विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज द अपेक्स ड्रग कंट्रोलर इन इंडिया? Question number 3, what is stubble burning? Sometimes seen in news. Question number 4, with respect to Pradhan Mantri Awas Yojana urban program, which of these statements are correct? Question number 5, with respect to the Securities and Exchange Board of India, which of these statements are correct? Question number 6, who has been appointed as UNICEF Celebrity Advocate in India? Question number 7, which state or union territory have announced the health scheme in which the government will provide universal health insurance? Question number 8, which country has topped in the recently 2020 Index of Economic Freedom report published by the Heritage Foundation, Washington's #1 think tank? Question number 9, where is Dibru-Sakhova National Park located? Question number 10, which is known as the Golden State of United States of America? तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन सही थे। अब देखते हैं इसके आंसर्स क्या है और आप लोगों का मार्क्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, with respect to the PM Kisan scheme, which of the statements are correct? Answer is option C, 1 and 3 only. Statement 2 गलत है। दोस्तों ये देखिए, who are not eligible, जो पीएम किसान स्कीम है, एलिजिबल कौन कौन नहीं है। वैसे पीएम किसान स्कीम में 6,000 रुपया देता है गवर्नमेंट की तरफ से 3 इंस्टॉलमेंट में। राइट। अब देखो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, ऑल सुपर एनुएटेड रिटायर्ड पर्सन्स हुज मंथली पेंशन इज ₹10,000 मोर। 10,000 से ज्यादा कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी पेंशन ले रहा है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, ऑल सर्विंग और रिटायर्ड मल्टीटास्किंग स्टाफ और ग्रुप डी। जो ग्रुप डी लेवल का एम्प्लॉइज है, नॉर्मली जो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है वो एलिजिबल है। ठीक है, वो नॉट एलिजिबल लिखा है, ये गलत है, आर एलिजिबल। उसका एक क्राइटेरिया है, प्रोवाइडेड देयर फैमिलीज आर अदरवाइज एलिजिबल एंड नॉट कवर्ड अंडर अदर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। देखो ग्रुप डी वाला एम्प्लॉइज तो एलिजिबल है पीएम किसान स्कीम में, पर उनके फैमिली मेंबर्स भी तो एलिजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं फैमिली में कोई पेंशन ले रहा है या उनका जो अदर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ रहा है वैसे ये जो लिस्ट में बनाया है उसमें आ रहा है तो नहीं होगा। वैसे ग्रुप डी लेवल के एम्प्लॉइज एलिजिबल है। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, एम्बिट ऑफ द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड टू कवर all farmer families irrespective of the size of the land holdings। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। irrespective of the size of the land holdings लिखा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, पर इसमें क्लियर लिखा हुआ है। देखो, will any individual or farmer family owning more than 2 hectares of cultivable land get any benefit under the scheme? देखो, ambit of the scheme has been extended to cover all farmer families irrespective of this size land का कितने भी हो, अगर farmer family है तो उसको मिलेगा। राइट। Question number 2, which among the following is the apex drug regulator in India? apex मतलब दोस्तों टॉप अथॉरिटी जो ड्रग्स को रेगुलेट करता है, जितने भी मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल्स है। तो आंसर इस ऑप्शन है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज अ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी अपेक्स अथॉरिटी कौन सा है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूवल ऑफ लाइसेंसेस ऑफ specific categories of drugs such as blood and blood products, IV fluids, vaccine, sera in India। देखो जितने भी मेडिसिन रिलेटेड है, ठीक है, वो सबकी लाइसेंस, ठीक है, ट्रायल्स का अप्रूव करना, ये सब ये जो है CDSSO का काम है। अब ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑब्वियस ही बात है, ड्रग्स का मेडिसिन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में आएगा। DCGA also sets standards for manufacturing, sales, import and distribution of drugs in India। ड्रग्स मतलब जितने भी मेडिसिन है दोस्तों, वो सबका मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सब ये कंट्रोल करता है। देखो, गवर्नमेंट ऑन 14 अगस्त 2019 अपॉइंटेड VG सोमानी as DCGA। तो DCGA कौन है अपना, VG सोमानी है। DCGA heads the Indian Drug Regulatory Body, the Central Drugs स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अथॉरिटी है उनको ये हेड करता है। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्टबल बर्निंग, समटाइम्स सीन इन न्यूज? आंसर इज ऑप्शन ए, द बर्निंग ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट आउट ऑफ द पैडी एंड व्हीट फील्ड। दोस्तों इस तरह की टर्म्स जब न्यूज में आता है उसको आप लिख के रखें, क्योंकि इस तरह की टर्म्स
यूपीएससी में अक्सर पूछा जाता है। तो देखो ये स्टबल बर्निंग 2-4 दिन नहीं 2-3 महीने से आ रहा है, ठीक है। जो हार्वेस्ट के बाद बच जाता है, जो पैडी एंड व्हीट फील्ड्स में, उसको उथली जलाते हैं फार्मर्स जो है। तो ये इससे जो धुआं निकलते हैं उसे बहुत सारे पॉइजनस गैस निकलते हैं, वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, उसमें से हेल्थ प्रॉब्लम्स ही होगा अगर वो इनहेल करेगा तो वो गैसेस। तो दोस्तों न्यूज ये आया था, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी करके एक एजेंसी है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, देखो पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है, ठीक है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होता है पंजाब का। तो एक पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ कोलैबोरेट करके एक अल्टरनेट लेके आ रहा है ये स्टबल यूटिलाइजेशन का, इस स्टबल को और कुछ तरीके से ट्रीट करने का, क्योंकि ये वेस्ट है, बेसिकली एक बायो वेस्ट है। तो उसको जलाना, तो मैं बोलती आपको जलाना तो वो अच्छा नहीं है। इन पंजाब itself, around 20 million tons of paddy stubble is generated. Out of this, only 5% are used in a cleaner way of generating biofuel or environmentally friendly usage. Rest are burned in the field. देखो पंजाब में 20 मिलियन टन्स ऑफ पैडी स्टबल होता है, ठीक है, उसमें से ओनली 5% ठीक तरह से वेस्ट ट्रीटमेंट करते हैं, बाकी पूरा जलाता है। Burning is one of the biggest cause of pollution and smog in Delhi. Apart from this, stubble burning also reduces soil fertility. देखो stubble burning से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है environmental, soil fertility को भी वो reduce कर देते हैं। And heat from the burn kills the bacteria and reduces the moisture of the soil. ठीक है, सोइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको भी रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जलाते वक्त जो हीट प्रोड्यूस होता है, और जितने भी बैक्टीरिया है वो भी फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया भी, तो वो भी खत्म हो जाता है। राइट दोस्तों, तो स्टबल बर्निंग के बारे में यही था। Question number 4. With respect to प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन प्रोग्राम, which of these statements are correct? दोस्तों ऑप्शन सी 3 ओनली है, स्टेटमेंट 1 और 2 गलत है। देखते हैं कैसे। दोस्तों रिसेंटली पीएम मोदी जी ने एक गृह प्रवेश करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गृह प्रवेश याद रखना। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों ये लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन ने, MOHUPA। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, 2022 में हम नेशन हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेगा, तब तक सबको घर, यही इसका ऑब्जेक्टिव है। अब देखो हमारा स्टेटमेंट 1 आ रहा है क्वेश्चन का, बेनिफिशियरीज इंक्लूड EWS, लो इनकम ग्रुप्स एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में क्या था, मिडिल इनकम ग्रुप्स डज नॉट कम अंडर, नहीं दोस्तों, मिडिल इनकम ग्रुप्स भी आएगा बेनिफिशियरीज में, राइट। अब mission will be implemented as centrally sponsored scheme except for the component of credit link subsidy which will be implemented as a central sector scheme। ये हमारा स्टेटमेंट 3 था, ठीक है, ये सही है दोस्तों। आपको मैं समझाता हूँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है। दोस्तों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब होता है सेंटर स्पॉन्सर करेगा, मतलब स्टेट को इंप्लीमेंट करना है, स्टेट पूरा देखभाल करेगा, वो मिशन का इंप्लीमेंटेशन पार्ट जो है स्टेट करेगा, पर सेंटर कुछ पैसे देंगे। कभी 50-50 मतलब 50% स्टेट 50% सेंटर, कभी 30% स्टेट 70% सेंटर। जो ज्यादा परसेंटेज होगा, मतलब अगर वो प्लान के हिसाब से अगर 70-30 है, सेंटर स्पॉन्सर करेगा ज्यादा, जो ज्यादा परसेंटेज होगा वो सेंटर स्पॉन्सर करेगा। बेसिकली स्टेट इसको इंप्लीमेंट करेगा पर सेंटर भी स्पॉन्सर करेगा, इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। तो ये जो मिशन है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन प्रोग्राम, ये मिशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा, एक्सेप्ट फॉर द कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट लिंक सब्सिडी। क्रेडिट लिंक सब्सिडी क्या है मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, लास्ट में मैं लिखा हूं, इट्स अ बेनिफिट अंडर द PMAY which focuses on helping the middle income groups, economically weaker sections and lower income groups in India by bringing down their loan image। देखो जो इस तरह के लोग हैं, जैसे MAG में, LIG में, EWS में आता है, इस तरह इनको जो लोन EMI होगा, जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स भरते हैं, उसमें 2000 रुपए तक की सब्सिडी देगा, मतलब डिस्काउंट देगा। ये है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, ठीक है। ये जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, ये पूरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है, सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% सेंटर देगा, स्टेट से कोई संबंध नहीं है। तो अभी आपको समझ में आएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है, और क्रेडिट लिंक सब्सिडी क्या है। राइट दोस्तों, आप देखो और एक पॉइंट आ रहा है, द हाउसेस अंडर दिस योजना वुड बी अलॉटेड टू प्रेफरेबली द फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। बहुत अच्छी बात है, फीमेल मेंबर जो है उनके नाम पे होगा प्रेफरेबली, ठीक है। प्रेफरेबली मतलब अगर कोई फीमेल मेंबर नहीं है तो तब जाके मेल मेंबर को देगा, तो फीमेल मेंबर जो होगा वो प्रेफरेबली अगर फीमेल मेंबर है उन्हीं के नाम पे ही हाउस देगा। तो हमारा स्टेटमेंट 2 क्या था, प्रेफरेबली द एल्डेस्ट मेंबर, गलत है दोस्तों, फीमेल मेंबर को देगा, राइट।
Question number 5. With respect to the Securities and Exchange Board of India, which of the statements are correct? Answer is option B, 2 and 3 only. Going to the explanation. Dosto SEBI is a statutory body established on April 12, 1992 in accordance with the provisions of Securities and Exchange Board of India Act. एक एक्ट के थ्रू 92 में एस्टेब्लिश किया था. The basic function of the Securities and Exchange Board of India is to protect the interest of investors in securities and to promote and regulate the securities market. तो बेसिकली सेबी जो है एक अपेक्स अथॉरिटी है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, पूरा जो सिक्योरिटीज कंसर्न है, जितने भी सिक्योरिटीज है, हमारा स्टॉक मार्केट है, ये सबको कंट्रोल करता है. तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विच इन शॉर्ट इज नोन एज सेबी इज इंडियाज अपेक्स रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट. बता दिया मैंने. सेबी इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and was established on 12 April 1982 and on 30 January 1992 board was given statutory board. तो पहले statutory body नहीं था. 88 में जब ये establish हुआ था तो 92 में ऐसे statutory body establish हुआ, right? अजय त्यागी is the current chairman of the board. अजय त्यागी जी है इनका current chairman. Important point है, ध्यान रखना. Organizational setup of SEBI क्या है? SEBI is managed by talented group members which includes a chairman. chairman का नाम बता दिया मैंने. Who is nominated by the यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 2 मेंबर्स हुआ तो ऑफिसर्स ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री. ये ध्यान रखना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा जानकारी चाहिए. देखो एक चेयरमैन है जो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं और 2 ऑफिसर्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से. 1 मेंबर फ्रॉम आरबीआई, तो आरबीआई का पार्ट है इसमें. एंड रिमेनिंग 5 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स है उनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करते हैं. तो हमारा जो देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ आरबीआई गलत हो गया और सेबी से नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी भी गलत हो गया, राइट दोस्तों. Question number 6. Who has been appointed as UNICEF Celebrity Advocate in India? Answer is option B, आयुष्मान खुराना. दोस्तों आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट अपॉइंट किया यूनिसेफ ने. तो he will spread awareness and bring the child issue in light for public debates. जितने भी पब्लिक डिबेट्स में पब्लिक के जानकारी में लाएगा जितने चाइल्ड इश्यूज हो रहा है, राइट. और स्पेशल फोकस विल बी टुवर्ड्स एंडिंग वायलेंस एंड अब्यूज अगेंस्ट चाइल्ड. तो बेसिकली बच्चों के साथ जो वायलेंस हो रहा है, जो अब्यूज हो रहा है, सबको एंड करना, खत्म करना सबसे बड़ा प्रायोरिटी होगा. ये कोविड-19 सिचुएशन में चाइल्ड अब्यूज एंड वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया है. एक रिपोर्ट आया था. तो यूनिसेफ ने बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट कर रहा है ये सबको खत्म करने के लिए. इट विल बी चैलेंजिंग टास्क फॉर द एक्टर टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज ए सेफ एंड ब्राइट फ्यूचर. Before this, in past, Sachin Tendulkar in 2013 has also advocated the UNICEF in India. Sachin Tendulkar भी 2013 में काम किया था. अब यूनिसेफ के बारे में, पॉपुलरली नोन एज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड. दोस्तों यूनिसेफ का पहले फुल फॉर्म था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड. अब इसको बदल के यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड कर दिया गया. बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए. ये फॉर्म हुआ था 11 दिसंबर 1946 में. 191 कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है और इसकी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, राइट दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 7. विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैव अनाउंस्ड अ हेल्थ स्कीम इन विच द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस? सो द आंसर इज ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर. दोस्तों आज ही न्यूज में आया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू एंड कश्मीर के लॉन्च किया है पूरे जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स के लिए एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम. ठीक है. तो इस इंश्योरेंस के कवरेज में बहुत सारे चीज आ रहे हैं. ठीक है. जैसे कोविड-19 भी आ रहा है, कैंसर, किडनी फेलियर, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मतलब मैक्सिमम चीजों को कवर किया, मैक्सिमम डिसीजेस को, मैक्सिमम डायग्नोस्टिक टेस्ट को इसमें इंक्लूड किया है. ठीक है. एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन भी इंक्लूड किया है. अब ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंडर है. ठीक है. अब इसके बारे में क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, ये 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया था. स्कीम प्रोवाइड्स बेनिफिशियरी 5 लाख पर फैमिली फॉर ए मेडिकल ट्रीटमेंट. एक फैमिली को 5 लाख तक देगा एक स्कीम के अंदर. जो बेनिफिशियरीज है उसके लिए भी क्राइटेरिया है. There are no restrictions on family size, age or gender. Scheme covers expenses from pre-hospitalization to 50 days of hospitalization. ठीक है. प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब हॉस्पिटलाइज होने से पहले और हॉस्पिटलाइज डिस्चार्ज के बाद 15 दिन का भी एक्सपेंसेस ये स्कीम कवर करेगा. ठीक है. जो ABPMJAY है. स्कीम ऑल्सो प्रोवाइड्स फ्री एक्सेस टू कोविड-19. तो कोविड-19 को भी रिसेंटली इसमें इस स्कीम में इंक्लूड किया हुआ है, राइट. क्वेश्चन नंबर 8.
Which country has topped in the recently 2020 Index of Economic Freedom report published by the Heritage Foundation, Washington's नंबर 1 think tank? वाशिंगटन का हेरिटेज फाउंडेशन करके एजेंसी ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है, उसमें ऑप्शन ए सिंगापुर इज द राइट आंसर। दोस्तों दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट लिस्ट। इसमें टॉप किया सिंगापुर 89.4, जस्ट पीछे हांगकांग भी 89.1। दोस्तों ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम का इंडेक्स है, इन्होंने इकोनॉमिक फ्रीडम का एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है। क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन टू कंट्रोल हिज और हर ओन लेबर एंड प्रॉपर्टी। अपने चीजों को कंट्रोल और ओन करने के लिए जो फ्रीडम है, इसको इकोनॉमिक फ्रीडम बोलते हैं। इन एन इकोनॉमिकली फ्री सोसाइटी इंडिविजुअल्स आर फ्री टू वर्क, प्रोड्यूस, कंज्यूम एंड इन्वेस्ट इन एनी वे दे प्लीज। देखो इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब ये लोग क्या बोल रहा है, बेसिकली जो इंडिविजुअल्स एक सोसाइटी का अपने मन से अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां चाहे इन्वेस्ट करो, जहां बिजनेस करना है बिजनेस करो, कंज्यूम करना तो कंज्यूम करो, जो ऑक्यूपेशन आपको करना है, जो जॉब आपको करना है वो आप कर सकते हो, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। इन इकोनॉमिकली फ्री सोसाइटीज गवर्नमेंट्स अलो लेबर कैपिटल गुड्स टू मूव फ्रीली। तो बेसिकली यही लिखा है, जितने भी बिजनेस करेगा, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स और मूवमेंट ऑफ पर्सनल, ये सब में कोई रुकावट नहीं होगा। बेसिकली गवर्नमेंट जो है पूरी तरह इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करना है इकोनॉमिक फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए। तो इकोनॉमिक फ्रीडम में बहुत कुछ चीजें आता है, बिजनेस करना, जॉब करना, अपने पैसों को इन्वेस्ट करना, मूवमेंट ऑफ गुड्स करना, ठीक है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी बिना कोई रुकावट का, ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये सब इकोनॉमिक फ्रीडम्स में आता है। तो इसमें सिंगापुर ने टॉप किया है, 100 में से 89.4 मार्क्स मिला है। 2019 में भी यही था, सिंगापुर ही टॉप किया था, ठीक है। और सिंगापुर इज रैंक फर्स्ट अमंग 42 कंट्रीज इन एशिया पैसिफिक रीजन में, और इट्स ओवरऑल स्कोर इज वेल अबव द रीजनल एंड वर्ल्ड एवरेजेस। जो ग्लोबल एवरेज, वर्ल्ड एवरेज भी देखेगा ना, सिंगापुर का जो पॉइंट है, स्कोर है, बहुत आगे है। तो सिंगापुर ने इकोनॉमिक फ्रीडम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है दोस्तों, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क लोकेटेड? ऑप्शन ए आसाम। दोस्तों दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क आजकल न्यूज में आ रहा है, क्योंकि जो भागजान में, आसाम में भागजान में जो ऑयल वेल में फायर हुआ था, उसके पास में है ये दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो अगर आग नेशनल पार्क में भी अगर स्प्रेड हो गया तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम आ जाएगा, बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीशीज है वो पार्क में, वो सब मर जाएंगे। तो ये एक कंसर्न था। वैसे वो ऑयल किल हो गया पूरी तरह से, आज न्यूज में आया था। तो दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं दोस्तों। कुछ इंफॉर्मेशन लिखा हूं उसकी, कितना एरिया है, ठीक है, कहाँ है लोकेशन, ये सब पढ़ लेना आप लोग। बेसिकली नेशनल पार्क आसाम में डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है, दो डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है ये। इट वॉज डिजिग्नेटेड ए बायोस्फीयर रिजर्व। देखो दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज मैं आपको पहले भी बोला हूँ, जितने भी नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ये सब के नाम ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। अब दोस्तों देखो ब्रह्मपुत्र एंड लोहित रिवर ये पार्क के पास में है, ठीक है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ moist mixed heavy evergreen forest, moist mixed deciduous forest, cane breaks and grasslands। तो ये सब इधर का वेजिटेशन है। तो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों, इट इज द लार्जेस्ट सैलिक स्वैम्प फॉरेस्ट इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विद अ ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। सैलिक्स एक टाइप ऑफ ट्री है, और स्वैम्प फॉरेस्ट मतलब दोस्तों यही होता है जहां वाटर बॉडीज की प्रेजेंस बहुत है। तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क के पास में ब्रह्मपुत्र रिवर है और लोहित रिवर है, तो वाटर बॉडीज वैसे भी है। रिसेंटली आसाम में फ्लडिंग भी हुआ था, आपको पता ही है, ब्रह्मपुत्र रिवर ओवरफ्लो किया था। तो बेसिकली एक स्वैम्प फॉरेस्ट है, तो जहां वाटर बॉडीज की प्रेजेंस ज्यादा है। एनुअल रेनफॉल 2300 और 3800 मिलीमीटर के बीच में। इट इज हेवन फॉर मेनी एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड रिच इन फिश डाइवर्सिटी। बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज उधर है और फिश डाइवर्सिटी भी ज्यादा है, राइट दोस्तों। Question number 10 and our final question, which is known as the Golden State of United States of America? Answer is option C, कैलिफोर्निया। दोस्तों कैलिफोर्निया क्यों न्यूज में है बताने की कोई जरूरत नहीं है। कैलिफोर्नियन वाइल्ड फायर्स जो हो रहा है, हर्षित सर ने कल एक वीडियो भी किया था कैलिफोर्नियन वाइल्ड फायर्स के बारे में, वाइल्ड फायर के बारे में टोटल एक्सप्लेनेशन आपको उस वीडियो में मिलेगा। देखो दोस्तों गोल्डन स्टेट क्यों कहा जाता है। गोल्डन स्टेट हैज लॉन्ग बीन ए पॉपुलर डेसिग्नेशन फॉर कैलिफोर्निया एंड हैज मेड द ऑफिशियल स्टेट निकनेम इन 1968। देखो गोल्डन स्टेट उनका ऑफिशियल स्टेट निकनेम है, ऑफिशियल है, ऐसे ही बोलते नहीं है। तो 1968 में रखा गया था नाम। इट इज पर्टिकुलरली अप्रोप्रिएट सिंस कैलिफोर्नियाज मॉडर्न डेवलपमेंट कैन बी ट्रेस बैक टू डिस्कवरी ऑफ गोल्ड। यही बात है, 1848 में गोल्ड डिस्कवर हुआ था उधर कैलिफोर्निया में,
तो इसको गोल्डन स्टेट कहा जाता है। तो इस मैप में आप देख सकते हो कैलिफोर्निया का जो पोजीशन है वेस्टर्न कोस्ट में आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जो वाइल्ड फायर्स आजकल हो रहा है। तो यह है कैलिफोर्निया, राइट। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन सही थे। उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाए। आप लोगों के मार्क्स जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। इस पीपीटी की पीडीएफ आपको एज यूजुअल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए गुड डे, बाय बाय।